बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोड के बारे में रिवाइज करूंगा कि हमने जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था। हमने कहा था इलेक्ट्रोड एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन होता है। जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो, उसको हम कहते थे ऑक्सीडेशन हो, उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कह देते थे। और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती थी, इलेक्ट्रॉन गेन होता था, जो उसको हमने जो है वो कैथोड कहा था, आपको याद होगा। तो आज हम बात करते हैं कि इस एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है। जैसा कि अभी हमने पीछे गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल में हमने कहा था एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड करता है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक जिंक इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया था जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में, और कॉपर को डिप किया था कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में, और उनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया था और उनके दरमियान जो है वो कनेक्शन रखा था हमने साल्ट ब्रिज के जरिए। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि जिंक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने दोनों सलाहियतें मौजूद हैं। इसी तरह कॉपर के अंदर भी यही केस था कि कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि एक टीम है ए और एक टीम है बी। ए टीम मैच हार भी सकती है, जीत भी सकती है, और बी टीम मैच हार भी सकती है, जीत भी सकती है। यह है मैच शुरू होने से पहले। जब मैच होगा, मैच हुआ कॉपर और जिंक का, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर ने गेन किए। जिंक लूज कर गया, कॉपर गेन कर गया। इसका मतलब है मैच से पहले दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन मैच के बाद जब मैच हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस टीम का पोटेंशियल लूज करने का ज्यादा है और इस टीम का पोटेंशियल गेन करने का ज्यादा है, क्योंकि वो जीत गई है, एक हार गई है। तो इस मिसाल को मैं दोबारा इसलिए दे रहा हूं कि यहां भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहां भी है हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, उसके दो किस्म के पोटेंशियल हो सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन है कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसके पोटेंशियल को कह देंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको कह देंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां पे हमारे पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझते हैं, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे हम कैसे जो है वो उसको डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए फिर दोबारा वही एग्जांपल कि हम क्या करते हैं, एक जिंक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। जिंक रॉड है आपके सामने, कॉपर भी ले सकते हैं आप, बुक में आपकी जिंक की एग्जांपल है। जिंक रॉड को हम जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। जिंक इलेक्ट्रोड को हम डिप कर देंगे 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था कि जब आप जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में डिप करेंगे तो सोल्यूशन में जिंक आयंस भी मौजूद होंगे और सल्फेट आयन भी मौजूद होंगे। और अगर ये जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक के जो सॉलिड एटम्स है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये सॉलिड एटम्स है, ये सॉलिड एटम जिंक का जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। जो ही एटम आयन बनेगा वो सोल्यूशन में आ जाएगा, यानी कि ये सोल्यूशन में आ जाएगा, पानी के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है एटम जो जो आयनाइज होते जाएंगे वो सोल्यूशन के अंदर शामिल होते जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको गैल्वेनिक सेल में भी समझा चुका हूं। अच्छा, अब क्या होगा कि जो ये जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये कहां गए हैं, ये मैंने वहां भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रोड के अंदर ही मौजूद होंगे। जब इसको आपने कॉपर से कनेक्ट किया था तो फिर ये इलेक्ट्रॉन उधर मूव करके गए थे। यहां चूंकि हम सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एटम इसने ये लूज किए हैं, ये इलेक्ट्रोड के पास रहेंगे या इकट्ठे हो जाएंगे, गैदर हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये नेगेटिव शो किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की गैदरिंग को शो कर रहा है जो इस जिंक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब क्या होगा, जब इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो जिंक आयन बन गया। तो जब ये जिंक आयन सोल्यूशन में आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन चूंकि यहीं रहेंगे, तो जो जिंक आयन है वो दोबारा इसके पास आ जाएगा, तो कहेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वापस करो। ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस गेन करके दोबारा जिंक सॉलिड बन के उसकी सरफेस पे अटैच हो जाएगा। जो काम हमने कॉपर में किया था कि कॉपर आयन के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते थे, तो यहाँ चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वही मौजूद है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको किसी से आपने कनेक्ट किया ही नहीं है, तो वही जिंक आयन दोबारा इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिंक एटम आयनाइज हो रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में जिंक दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड एटम बना के उसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा है। जब दोनों का ये प्रोसेस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयन और फॉर्मेशन ऑफ जिंक सॉलिड एटम, ये जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एटम्स ये बराबर हो जाएगा, जिसको आपको याद होगा हमने कहा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एक टर्म पढ़ी थी हमने,
आपको याद होगा वेपर प्रेशर एक टॉपिक याद है आपको, हमने कहा था एक क्लोज कंटेनर ले लें, उसमें पानी है तो पानी इवेपोरेट होता जाएगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उसका होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा कि ऊपर से वेपर दोबारा कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, तो उसको हमने कह दिया था रेट ऑफ कंडेंसेशन। फिर हमने कहा था एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा, उसको हमने कहा था डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया है। उस वक्त वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर को हमने वेपर प्रेशर कहा था। सेम इसी तरह जिंक का आयन बनना और आयन का दोबारा सॉलिड बनना, जब ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उस वक्त इस इलेक्ट्रोड का जो भी पोटेंशियल सेट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप डिफाइन करते हैं, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करें तो उसका जो भी पोटेंशियल डेवलप या सेट हो जाएगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस रखी हुई हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है, उसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को आप कह देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको क्लियर हो गया अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लगा देंगे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा, ये बात फिर वही आई है कि जब तक आप इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो जब तक इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जिंक का, कॉपर का, सोडियम का, पोटेशियम का, जो है मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, आप पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है किसका कम है। तो इसके लिए हमारे पास कोई एब्सोल्यूट मेथड नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रोड का डायरेक्ट पोटेंशियल फाइंड कर सकें। इसके लिए हमें जब तक इस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मैं कहूं कि एक टीम ए है वो बहुत ही अच्छी है, आपसे मैं पूछूं कि कैसे अच्छी है बताओ, आपको कि मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है, मेरे को बताओ उसने कितने वनडे जीते हैं, मैच तो कभी उसने खेला नहीं। टेस्ट मैच कितने खेल जीती है, टेस्ट मैच तो वो कभी खेली नहीं। 2020 कितने खेली है, 2020 तो कभी खेली नहीं है। तो हमारे पास कोई उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना टेस्ट मैच का, ना वनडे का, ना 2020 का। तो हम किस प्लेटफॉर्म पे, किस बुनियाद पे कहें कि ये टीम बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है या बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, खुद ही गेन कर रहा है, तो तब तक हमें इसका पोटेंशियल का पता नहीं चलेगा जब तक हम इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट ना करें। ए टीम कितनी अच्छी है या बी टीम कितनी अच्छी या बुरी है, तो दोनों को जब तक आपस में मैच नहीं करवाया जाएगा तो ए टीम जीत जाती है, अगर बी टीम हार जाती है। इस रिजल्ट को सामने रख के हम कोई कंक्लूड कर सकते हैं कि ए टीम का गेन करने का पोटेंशियल, विन करने का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी टीम का लूज करने का पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि वो हार गई है। जब तक उनका मैच ना हो तो ए टीम जीत भी सकती है, हार भी सकती है, बी टीम हार भी सकती है, जीत भी सकती है। इससे ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रोड अकेला हो तो उसका पोटेंशियल, या एक टीम ने कभी मैच ना खेला हो तो उसका पोटेंशियल या उसकी रैंकिंग या उसकी कारकर्दगी के ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। सेम इसी तरह एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एब्सोल्यूट नहीं फाइंड किया जा सकता, इसको फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल में जिंक को कॉपर से कनेक्ट किया था, तो जिंक में भी लूज और गेन करने की सलाहियत मौजूद थी, कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने की सलाहियत मौजूद थी। तो हमने जब आपस में कनेक्ट किया तो जिंक ने लूज किया और कॉपर ने गेन किया। इससे पता चला कि जिंक का जो पोटेंशियल है वो लूज करने का है और कॉपर का पोटेंशियल गेन करने का है। तो इससे बात हमें समझ आ गई कि पोटेंशियल जो है जब तक किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट नहीं करेंगे हम पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। इससे बात ये तय हो गई कि जिंक का पोटेंशियल, कॉपर, कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड करना है तो इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा रखें हम। फर्ज करें जिंक का पोटेंशियल मालूम करना है तो कॉपर से रख दें, अगर सोडियम का मालूम करना है तो क्या जो है वो हम एल्यूमिनियम से रख दें। तो इसके लिए हमें जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास आपने पढ़ा है कि अब जब हम किसी भी एटम का डायरेक्ट मास हम फाइंड नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। कैसे, हमने कार्बन के एक एटम के मास को 12 ले लिया और बाकियों को उससे कंपेयर करके हम फाइंड करते हैं जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कार्बन के एक एटम को स्टैंडर्ड बनाया, यानी कि हाइड्रोजन को भी बना लिया, सोडियम को भी बना लिया, एक एटम को स्टैंडर्ड बनाया, फिर सारों को उसी से जो है वो रिलेटिवली फाइंड किया गया एटॉमिक मास। सेम इसी तरह आप चाहते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग बनाएं, सबसे अच्छी टीम कौन सी है, सबसे हल्की टीम कौन सी है, तो उसके लिए भी आप एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता लगाना चाहते हैं कैसी टीम है,
उसका मैच जो है वो आप इंग्लैंड से करवाएं, और आप जो है कोई न्यूजीलैंड का देखना चाहते हैं कितनी अच्छी टीम है, उसका मैच जो है यूएई से करवा दें, या आप बांग्लादेश से करवा दें, या किसी हल्की टीम से करवा दें। तो दोनों में से दोनों का स्टैंडर्ड डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों का जो आप उनको जो दोनों टीमें मैच अगर जीत जाती हैं, उधर से ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, इधर से न्यूजीलैंड जीत जाती है, तो उनको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अच्छी है या न्यूजीलैंड ज़्यादा अच्छी है? क्यों? ऑस्ट्रेलिया जीती है इंग्लैंड से सपोज, और न्यूजीलैंड जीती है यूएई से, तो दोनों जीत गई हैं, तो किसको अच्छा कहोगे, किस पोटेंशियल पे बात करोगे? तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। दोनों टीमों का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मुकाबला करवाना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपने रैंकिंग बनानी है, कौन पहले नंबर पे है, दोनों का मैच एक ही टीम से करवाया जाए, तीसरी टीम का भी मैच एक ही टीम से करवाया जाए। इसकी और मिसालें, अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और आप पता लगाना चाहते हैं सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन सा, सबसे हल्का स्टूडेंट क्या है, तो क्या करेंगे आप टेस्ट जो बनाएंगे सबको डिफरेंट देंगे या एक ही देंगे? एक जैसा टेस्ट सबको देंगे, फिर सब में से जिसके 10 नंबर आएंगे आप कहेंगे सबसे अच्छा स्टूडेंट है, दूसरे नंबर वाले के 9 आए हैं दूसरे नंबर पे आ गया, 8 वाला तीसरे नंबर पे आ गया। लेकिन अगर आप एक साथ टेस्ट आसान बना देते हैं और एक टेस्ट मुश्किल बना देते हैं, एक उससे भी मुश्किल बना देते हैं, तो हर स्टूडेंट को डिफरेंट टेस्ट देते हैं, तो जिसको आसान टेस्ट चला जाएगा उसके 10 एमसीक्यूज में तो 10 पूरे नंबर आ जाएंगे, और जिसको मुश्किल टेस्ट जाएगा उसके हो सकता है 8 आए, तो आप कहेंगे जी 8 वाला स्टूडेंट चूंकि नंबरों के लिहाज से कम मार्क्स हैं, 10 वाले से ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, लेस एफिशिएंट है। लेकिन 10 वाला जो 8 वाला ये क्लेम करेगा सर मेरा टेस्ट तो आपने मुश्किल बनाया था, ये 200 आउट ऑफ सिलेबस भी आ गए थे, उसका टेस्ट सारा सिलेबस में से बनाया आपने, तो वो क्लेम करेगा कि मैं पहले नंबर पे हूँ क्योंकि मैंने तो मुश्किल टेस्ट में 8 नंबर लिए हैं। इससे पता चला कि स्टूडेंट्स की जो आप क्राइटेरिया बनाएंगे, रैंकिंग बनाएंगे, टॉप सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो क्लेम करेगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आप टेस्ट भी एक जैसा बनाएंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए, 10 के 10 स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट एक जैसा बनाएंगे। 6 टीमें आप सिलेक्ट कर लें, उनकी आप रैंकिंग बनाना चाहते हैं, एक टीम ऐसी सिलेक्ट करें, ऑस्ट्रेलिया का मैच भी यूएई के साथ, आप न्यूजीलैंड का मैच भी यूएई के साथ, इंडिया का मैच भी यूएई के साथ, पाकिस्तान का मैच भी यूएई के साथ, यानी कि एक टीम सिलेक्ट कर लें, फिर हर टीम का मैच उसके साथ करवाएं, फिर देखें कि जो सबसे ज्यादा रन के मार्जिन से जीते वो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो उससे कम मार्जिन से जीते, तीसरे नंबर पे जो उससे कम मार्जिन, क्योंकि स्टैंडर्ड सबके लिए सेम था यूएई, ठीक हो गया। अब ये कोई नहीं क्लेम कर सकता उसकी बैटिंग ज़्यादा थी या सारों के लिए सेम जो है वो स्टैंडर्ड रख दिया हमने। इसी तरह जो यूएई से हार जाएं वो यूएई से नीचे आ जाएंगे, उससे जो और ज़्यादा मार्जिन से आ रहा है और ज़्यादा नीचे, इस तरह जो रैंकिंग बनेगी वो एक्सेप्टेबल होगी। सेम इसी तरह किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम दूसरा एक इलेक्ट्रोड जो है वो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास में हम हाइड्रोजन को जो कार्बन को स्टैंडर्ड बनाते हैं, यहाँ हम एक इलेक्ट्रोड की डिस्कशन करेंगे, इसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब क्या है, ये भी इलेक्ट्रोड है, जैसे जिंक एक तरफ था, कॉपर एक था गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। सेम इसी तरह एक तरफ हम जिंक लेंगे, एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ कॉपर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लिथियम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सोडियम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पोटेशियम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि इधर इलेक्ट्रोड बदलते जाएंगे, इधर की टीम बदलती जाएगी, लेकिन जिससे मैच करवाना है वो टीम सेम रहेगी, और वो कौन सी होगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हम शिफ्ट हो गए हैं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसको हम स्टैंडर्ड बना सकें और सब का पोटेंशियल उसी से हम फाइंड करें। अब हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की कंस्ट्रक्शन पहले देख लें कि ये आउटर बीकर है, जिसके अंदर जो है ये इनर ग्लास ट्यूब है, जिसके अंदर एक प्लैटिनम फॉयल लेते हैं हम एज ए इलेक्ट्रोड। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ना जो यूज करते हैं हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, एक बात याद रखनी है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल करवाते हैं 1 atm प्रेशर पे, और इसके अंदर जो सोल्यूशन लेते हैं 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेते हैं। अब ये भी गैस है और ये सोल्यूशन है, ये गैस है ये लिक्विड है, तो हमारे पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल सॉलिड फॉर्म में नहीं है जैसे इलेक्ट्रोड होता है, तो यहाँ हम एक प्लैटिनम फॉयल लेते हैं, प्लैटिनम फॉयल, और उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं प्लैटिनम ब्लैक की, उसका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी प्लैटिनम फॉयल और उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली किसकी, प्लैटिनम ब्लैक की, और वो क्या शो करती है, प्लैटिनाइज प्लैटिनम फॉयल, और ये क्या होती है, इनर्ट। इनर्ट मतलब ये खुद ना ऑक्सीडाइज होती है ना रिड्यूस होती है, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि इसकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सके। अब होता क्या है, हाइड्रोजन गैस आप यहाँ से बबल करवाते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है प्लैटिनम ब्लैक की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है।
अटैच हो जाती है। अब वो जब यहाँ पे अटैच रहती है तो फिर हाइड्रोजन आयन इसके सरफेस पे आते हैं और कहते हैं हमें 2 इलेक्ट्रॉन दो, तो हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन बना देती है। ठीक हो गया। हाइड्रोजन जब बेसिकली मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन आयन जब यहाँ पे आएंगे उसके बाद में करते हैं, पहले मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीडाइज होगी तो हाइड्रोजन आयन आएंगे यहाँ पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेंगे और मजीद 2 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे। अब 2 हाइड्रोजन आयन जो ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, हाइड्रोजन आयन वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सेम जैसे जिंक एटम आयन बन रहा था, आयन दोबारा सॉलिड बन रहा था, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस आयनाइज होगी, हाइड्रोजन आयन बनेगी और हाइड्रोजन आयन दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो सेम इसमें भी हाइड्रोजन का आयन बनना, आयन का दोबारा हाइड्रोजन गैस बन के इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होना, ये प्रोसेस रिवर्सिबली डायनामिक इक्विलिब्रियम तक चलता रहेगा जब तक ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड है। तो ये हमारे पास सिंपल सी जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसमें चूंकि गैस यूज कर रहे हैं और आयंस का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं क्योंकि इसको हमने एज ए रेफरेंस यूज किया है जिंक पोटेशियम तमाम इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। अब जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और अब ये गेन करेगा तो इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इनके पोटेंशियल्स को ये देखें, ये पोटेंशियल शो करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये देखें 0 से प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ है, तो ये इसको इस तरह निशानी रखें, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन आयन में जाना ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और इसका पोटेंशियल क्या हम आर्बिट्रेरीली सेट करते हैं 0। और हाइड्रोजन आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में जाता है तो वो ये भी 0 प्लस से 0 में कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा और रिडक्शन पोटेंशियल इसका वो भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0, रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 होगा। ये बात आपने याद रखनी। ये बबल्स आपको शो करें हाइड्रोजन गैस के, जो आपने कंटिन्यूस इसको बबल्स करवाना है इसका 1 atm प्रेशर के साथ ताकि रिएक्शन कंटिन्यूस रहे। तो ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जिसका फंक्शन क्या है मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत भी मौजूद है और रिड्यूस होने की सलाहियत भी मौजूद है। ये समझ लें कॉपर की तरह, फर्ज करें मैं जिंक और इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, अभी मैं आगे अगला इसमें मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जैसे हमने जिंक के साथ कॉपर कनेक्ट किया था तो जिंक ने लूज किए थे, कॉपर ने गेन किए थे, तो यहाँ भी अगर इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ मैं तो ये लूज भी कर सकता है गेन भी कर सकता है, ये लूज भी कर सकता है गेन भी कर सकता है। लेकिन अगर इसका लूज करने का पोटेंशियल ज्यादा हुआ इससे तो ये गेन लूज करेगा और ये गेन कर लेगा। अगर इसका पोटेंशियल गेन करने का ज्यादा हुआ तो ये लूज करने वाला रिएक्शन होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये अभी मेजरमेंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके स्टैंडर्ड इसके पोटेंशियल को 0 रखने का मतलब समझ लें, जैसे आप किसी चीज़ का वेट करना चाहें, किसी बर्तन में आप दुकान पे दही ले जाते हैं तो वो बर्तन में वजन करता है उसका, तो वो लैक्टिक बैलेंस अगर रखें तो वो पहले उस बर्तन को, उस प्लेट या जो भी वो कटोरी है उसको उसके ऊपर रख के उसके वजन को पहले नील करता है, क्योंकि उस वजन उसका कोई ना कोई तो वजन होगा। फर्ज करें वो 200 ग्राम की वो बर्तन है, प्लेट है, उसको जब रखेगा उसके वजन को पहले नील करेगा, 0 करेगा। जो ही वो उसके अंदर दही या कोई चीज़ डालेगा तो उसका जो वजन आएगा लैक्टिक बैलेंस पे वो उस चीज़ का होगा जो उसमें डाली है। अगर वो उसको बैलेंस किए बगैर, उसको नील किए बगैर उसमें वजन करेगा तो आपको 1 किलो अगर दही देता है तो वो 700 ग्राम हो सकता है दही हो, 300 ग्राम उसके अंदर वो उस प्लेट का वजन हो। तो पहले इस प्लेट का वजन नील करना पड़ेगा। सेम उसी तरह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसका वजन है नहीं, सेम इसी तरह इसका पोटेंशियल 0 लेने का मतलब ये नहीं है कि इसका पोटेंशियल है नहीं। इसका पोटेंशियल 0 लेने का मतलब कि इसको हमने 0 वैल्यू असाइन कर दी है। अब बाकियों का जो आएगा वैल्यू, जो वोल्ट मीटर हम दरमियान में लगाते थे, वोल्ट मीटर जो भी पोटेंशियल शो करेगा वो जो है वो उस इलेक्ट्रोड का होगा जो इसके साथ आपने कनेक्ट किया है। तो ये सिंपल आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और पोटेंशियल हम एब्सोल्युटली मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाना पड़ता है जिसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर पे बबल करवाते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर HCl, ठीक है। और उसमें जो प्लैटिनम की जो फॉल यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग करते हैं, वो किसका काम करती है, जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, उसके सरफेस पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है, तो ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों काम होते हैं इसमें। जब भी इसको आप कनेक्ट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ तो इन दोनों में से एक रिएक्शन एक वक्त में होगा। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि हाइड्रोटेल आप फेंकते हैं तो हाइड्रोटेल टॉस होने से पहले 50% चांस हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। जब टॉस हो जाता है, एक टीम ने हेड कहा तो वो हेड आ गया है या टेल आएगा, एक चीज़ होगी। तो ये दोनों रिएक्शन होते हैं।
लेकिन जब कनेक्ट करेंगे इससे तो इसका अगर लूज करने वाला हुआ है तो इसका गेन करने वाला होगा, अगर इसका गेन करने वाला होता है तो इसका लूज करने वाला होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक वक्त में एक पॉसिबिलिटी होगी। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तफसील से डिस्कस किया और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अब अगर हम इलेक्ट्रोड चेंज करते जाएं, हर एक का पोटेंशियल नोट करते जाएं तो हमारे पास एक रैंकिंग आ जाती है, एक सीरीज आ जाती है। उस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। वो हम इससे अगला लेक्चर हमारा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।